मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सेशन है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कल हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया था, जिसमें प्रीएम्बल में जो हमारे कीवर्ड्स हैं जैसे सॉवरेनिटी, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वलिटी, लाइक दैट। तो इन पर जब हमने कल डिस्कस किया तो यहाँ पर हमने एक कीवर्ड डिस्कस किया इक्वलिटी एंड एक कीवर्ड डिस्कस किया सेकुलर और सोशलिस्ट, राइट। जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए थे, जो कि कल हमने प्रीएम्बल आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो सुना भी होगा। इज दैट क्लियर? तो उसी प्रीएम्बल से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये केस है मोहिनी जैन का केस, जो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमारे देश की जो हाई कोर्ट होती है या सुप्रीम कोर्ट जिसको हम हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट के तौर पर जानते हैं, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स डिस्कस किए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज आर नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन पर ही डिबेट करते हैं, राइट। तो आज का हमारा केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनफैक्ट मोहिनी जैन के केस में हुआ क्या था। मोहिनी जैन का सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपीयर होकर के ये कहना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उनका वायलेशन किया जा रहा है। किसके द्वारा? स्टेट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। तो जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले तो आप ही पर आता है। जब आप किसी पर भी एलिगेशन लगाएंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ, भाई सिद्ध करो कि जो आप कह रहे हो वो सही है। इज दैट क्लियर? तो मोहिनी जैन ने जब ये एलिगेशन दिया स्टेट पर कि स्टेट ऑफ कर्नाटका उनके क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो कैसे इन्फ्रिंज कर रहा था जरा आप ये समझिए। इनफैक्ट हुआ क्या था, मोहिनी जैन को सबसे पहले समझ लीजिए कि मोहिनी जैन स्टेट ऑफ यूपी थी, उत्तर प्रदेश से थी। और कहाँ से थी? मेरठ से। मोहिनी जैन मेरठ की रहने वाली थी और उत्तर प्रदेश से थी, रेजिडेंट ऑफ मेरठ फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इज दैट क्लियर? तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मोहिनी जैन वॉज रेजिडेंट ऑफ मेरठ फ्रॉम यूपी, मतलब यूपी में मेरठ से रहने वाली थी। अब इन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया मेडिकल का एग्जामिनेशन दिया। जैसे कि आपने देखा होगा पहले पीएमटी होता था, फिर बाद में सीपीएमटी होने लगा, फिर ऑल इंडिया का एक होता था, अब नीट के थ्रू होता है मेडिकल का एग्ज़ाम। तो लाइक दैट उस समय शायद इन्होंने सीपीएमटी दिया होगा या ऑल इंडिया मेडिकल का कोई दिया होगा। तो उसमें मोहिनी जैन की जो रैंक थी वो 1858 थी। रैंक ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 1858 थी, ठीक। और 1989 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक फी कैप्शन को लेकर के क्या निकाला था, एक नोटिफिकेशन दिया था। किसने? कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका ने एक फी कैप्शन नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें फी कैप्शन को कुछ उन्होंने प्रोहिबिट भी किया था, मतलब वर्जित भी किया था, लाइक दैट। अब हुआ क्या था इनफैक्ट, तो फी कैप्शन जो कर्नाटका स्टेट के विद्यार्थी थे उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फीस थी मेडिकल कॉलेज की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस जो थी उन दिनों 2000 रुपये थी। कितनी? 2000 रुपये। तो कई बार जैसे आप लोग परीक्षाएं देते हैं, बीटेक, एमटेक
या MBBS जो भी स्टूडेंट होते हैं, तो सबको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। रैंक के आधार पर फिर स्टेट उन्हें प्राइवेट कॉलेज भी देता है। कौन देता है? स्टेट देता है। तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए उन्होंने फीस रखी थी 25,000, जो कि हर मेडिकल कॉलेज को, ठीक है, हर मेडिकल कॉलेज को 40% विद्यार्थी गवर्नमेंट कोटे से लेने थे। इज दैट क्लियर? यहाँ चीज समझ में आ रही है? क्या थी? गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी थी? 2,000। लेकिन जो विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका नंबर नहीं आ पाया, उनको अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उनके लिए फीस रखी 25,000। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। फिर इसके बाद अब यहाँ तक तो ठीक था कि भाई गवर्नमेंट की फीस ये थी और गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा रिकमेंडेड स्टूडेंट की फीस 25,000 थी, और ये 25,000 फीस वाले 40% स्टूडेंट हर मेडिकल कॉलेज को लेने ही लेने थे। राइट? इसके बाद थर्ड यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट कर्नाटका रेजिडेंट थे, उनसे तो ये 25,000 ले रहे थे। जो आउट ऑफ कर्नाटका थे, मतलब जैसे कि कोई यूपी से पहुंच गया, बिहार से पहुंच गया, दिल्ली से पहुंच गया, तो उसके लिए इन्होंने फीस रखी थी 60,000, 60,000। और तब मोहिनी जैन के केस में भी सेम हो रहा था। मोहिनी जैन को कर्नाटका स्टेट के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया गया था, और रिकमेंडेशन वॉज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ठीक है? अब इनका काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज में नंबर आया। अब जब ये एडमिशन के लिए वहाँ पर पहुँची, तो इनसे कहा गया कि आप 60,000 रुपये पर ईयर दीजिए। अब देखिए डिफरेंस कितना है कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस ले रहा है 2,000, जिसको वो रिकमेंड कर रहा है गवर्नमेंट, वो दे रहा है 25,000, और जो कर्नाटका से बाहर का स्टूडेंट अगर कहीं पहुंच गया, तो उस पर जो है कितना ले रहे हैं हम? 60,000। राइट? हाँ, स्टेट से रिकमेंडेड। देखिए होता क्या है कि जब आप जो है मेडिकल की या बीटेक, बीएड, जब कोई एग्ज़ाम इस तरह से क्वालिफाई करते हैं, तो काउंसलिंग होती रहती है। काउंसलिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। तो वहाँ पर जब इनका काउंसलिंग में नंबर आया, तो इनको ये वाला मेडिकल कॉलेज मिला कर्नाटका का, और ये कहा गया कि आप जाकर के कर्नाटका के इस मेडिकल कॉलेज में जाकर के आप अपना एडमिशन ले लीजिए। सिंपल थिंग। अब सिंपल थिंग इज दिस कि मोहिनी जैन तो मेंटली प्रिपेयर थी किस बात के लिए? कि 25,000 की फीस के लिए। अब वहाँ पर जाकर के आप मेंटली प्रिपेयर होकर के गए हो कि हम आपको 25,000 देना है, लेकिन वहीं पर आपको अचानक से कोई कह दे कि नहीं 25 नहीं, अब तो आपको 60,000 देना पड़ेगा। तो ये तो बियॉन्ड द अप्रोच हो गया ना। एक तो हमारी मतलब सोच से बहुत ज़्यादा हो गया, और बियॉन्ड द अप्रोच भी हो गया। हम मतलब इतना कहाँ से जमा कर पाएंगे? अच्छा चलो 60,000 तक भी ठीक थी। फिर दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि रिमेन 4 ईयर, जो 4.5 साल का मेडिकल का कोर्स होता है, तो रिमेन 4 ईयर्स उसकी जो है आप बीजी दीजिए। बीजी का मतलब होता है बैंक गारंटी। ऐसी बैंक गारंटी दीजिए कि आगे आने वाले 4 साल और भी आप पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल वीक है तो देन सॉरी, तब मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक उठा कि मोहिनी जैन ने कहा वेदर आई एम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्या मैं भारत की रहने वाली नहीं हूँ? और इफ यस, अगर मैं भारत की रहने वाली हूँ, देन व्हाट इज द आर्टिकल 19? मतलब अगर मैं भारत की रहने वाली हूँ, तो आर्टिकल 19 फिर क्या है?
और व्हाट अबाउट आर्टिकल 19, मतलब 19 के बारे में क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि 19 जो है हमारा वो वैचारिक अभिव्यक्ति, इसके बाद घूमने फिरने और इंडियन टेरिटरी में कहीं भी पढ़ने लिखने व्यापार करने और रहने की जो हमें स्वतंत्रता देता है वो कौन देता है? आर्टिकल 19। तो फिर आर्टिकल 19 का क्या है? और देन नॉट एवल ओनली आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 का क्या है? आर्टिकल 15 का क्या है? ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, अनुच्छेद हैं 19, 14, 15, 19 तो हमें भारत के मतलब विद इन इंडियन टेरिटरी मतलब भारत के किसी भी राज्य में क्या क्या आज़ादी देता है? घूमने की, पढ़ने की, व्यापार करने की, रहने की, ठीक है, और वैचारिक अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है ही। तो जब ये सारी स्वतंत्रता हमको कौन देता है? आर्टिकल 19। फिर आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है कि मतलब सभी नागरिक भारत के जो हैं वो सब एक समान हैं, राइट। तो ये जो है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान है। जिनको आप 14-15 की अगर बात करें, दोनों इन 14-15 की, तो ये बेसिकली यही बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब आप क्षेत्रीय आधार पर, भाषाओं के आधार पर और लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर आप किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, या कास्ट के आधार पर, रेसेस के आधार पर कि भाई आप इस जाति के हैं, इस प्रजाति के हैं। तो कास्ट, रेसेस, लिंग, मतलब इन तमाम आधार पर, इनके बेसिस पर आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशंस अर्थात भेदभाव नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इनका क्या है? तो कुल मिलाकर के मेडिकल कॉलेज का बस एक ही जवाब रहा कि सॉरी, अगर आप 60,000 रुपये फीस नहीं दे सकते हैं और रिमेन 4 ईयर्स की जो है आप क्या नहीं दे सकते हैं? बीजी नहीं दे सकते हैं, अर्थात बैंक गारंटी नहीं दे सकते हैं, देन आप जो है मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता, सॉरी, आप चले जाइए जहाँ जाना है। तो जो हमारा पार्ट 3 है आप कॉन्स्टिट्यूशन, अब कल से हम वैसे पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिकल 13 है, 13 क्लाज 2। तो 13 क्लाज 2 ये कहता है, मीन्स आर्टिकल 13 क्लाज 2 स्टेट दैट कि चाहे पार्लियामेंट हो या भारत का कोई भी राज्य हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव, मतलब जो भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो, कर्टेल करता हो, इस तरह का कोई भी कानून ना तो कोई राज्य बना सकता है और ना ही कोई पार्लियामेंट बना सकता है, और ना ही कोई, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हैं जो भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हो। ये कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 13 क्लाज 2। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का वायलेशन और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन, जिसमें राइट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस की बात आती है तो किस तरह का जस्टिस हम करते हैं? वही सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बात, यही तो जस्टिस होता है। और इक्वलिटी में मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के मोहिनी जैन जो है कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इन्होंने रुख किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 32 सब क्लास 1 के तहत इन्होंने एक रिट फाइल की, और वो रिट नंबर था 456/1991।
मतलब ये 1991 में जो है कहाँ गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गई, और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अपनी प्रेयर की कि भाई जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है ये जो है हमारा क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखिए फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज हो कैसे रहा था, यहाँ तक तो हम रब कर सकते हैं ना, साफ कर दें। गुड। अब ये केस हो गया मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें रिस्पोंडेंट, फर्स्ट रिस्पोंडेंट तो आपका जो है क्या था, स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये फर्स्ट रिस्पोंडेंट तो यही हो गया, राइट। और सेकेंड रिस्पोंडेंट इसमें बना इंटरवेनर, जो इसमें इस तरह के इंटरवेन कर रहे थे। और थर्ड जो इसमें बना रिस्पोंडेंट वो था मेडिकल कॉलेज, द मेडिकल कॉलेज दैट डिनाइड टू गेट एडमिशन। मतलब वो मेडिकल कॉलेज जिसने एडमिशन देने से या एडमिशन लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया, राइट। तो ये थर्ड रिस्पोंडेंट, 3 रिस्पोंडेंट थे जिसमें मेनली हम 2 पर डिस्कस करेंगे, स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड स्टेट ऑफ मेडिकल कॉलेज। इज दैट क्लियर? अब जब इसकी हियरिंग शुरू होती है तो हियरिंग में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड। पहला क्वेश्चन, वेदर द फंडामेंटल राइट आर गारंटीड और नॉट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड और नॉट, ये पहला क्वेश्चन, राइट। और सेकंड, क्या राइट टू एजुकेशन का प्रोविजन दिया है फंडामेंटल राइट्स में? तो राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, इस तरह का कोई फंडामेंटल राइट दिया है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अब देखिए यहाँ पर डिबेट शुरू हो जाती है। तो ऑफ कोर्स उस समय तक, ये मोहिनी जैन के केस से पहले तक ये चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं दी हुई थी कि फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, ये मतलब क्लियरली जो है मेंशन नहीं था। लेकिन एक चीज मेंशन थी आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में, और वो क्या था, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। मतलब हमारे देश में सम्मान के साथ जीने का ही नहीं, इवन देन मरने का भी प्रोविजन है। और वो प्रोविजन कहाँ पर है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन है, बड़ा स्पष्ट प्रोविजन है, आप लिखते चले बीच बीच में, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मीन्स एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एज वेल राइट टू डाई विद डिग्निटी। मीन्स भारत का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ जीने का ही नहीं बल्कि जो है मरने का भी अधिकार रखता है। और वो कैसे रखता है मरने का अधिकार? सम्मान के साथ मरने का। देखिए आप, अब यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सम्मान के साथ मरना कैसा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपनी लाइफ से तंग आ गया है, तो क्या हम उसको सुसाइड करने का राइट दे देंगे? भाई सम्मान बचाने के लिए क्या वो अपनी सुसाइड कर सकता है? नो, दैट इज क्रिमिनल एक्ट। वो जो है क्या होगा, एक आपराधिक कृत्य होगा। तो हम उसको सुसाइड करने का राइट नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं राइट, क्या, राइट टू डाई विद डिग्निटी, सम्मान के साथ मृत्यु करने का। तो उस मृत्यु से पहले आती है लाइफ। अब राइट टू लाइफ में क्या होता है कि सम्मान के साथ आप कब जी सकते हैं?
जब आप वेल एजुकेटेड हो। क्यों? अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो किसी भी समाज में जाते हैं आपको लोग अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं कि अरे भाई आइए मिस्टर प्रिंस, और लोग परिचय कराते हैं कि मिस्टर प्रिंस माय फ्रेंड, ये मेरे मित्र हैं, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, और बड़े गर्व से कहते हैं, और कि ये बहुत हाईली एजुकेटेड है और डॉक्टरेट हैं, एमएससी हैं, एमटेक हैं, बीटेक हैं, पीसीएस अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं। ये कब बनता है आदमी? ये तभी बन सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, जब वो वेल एजुकेटेड हो, राइट? तो अगर जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की जो बेसिक बुनियाद है वो क्या है? एजुकेशन है। क्लियर? तो यहाँ पर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है आर्टिकल 21। अच्छा, इसके बाद राइट टू डाई विद डिग्निटी की भी बात कर देता है। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार है, और बीमार भी ऐसा कि उसके अब जीने की कोई संभावनाएं नहीं बची हैं, लेकिन उसकी बॉडी को जो है प्रिक किया जा रहा है, कभी यहाँ से छेद, कभी वहाँ से ब्लड निकालना, तो और वो जो है ये भी तय है कि इसको अब बहुत ज़्यादा दिन तक हम सरवाइव नहीं करेगा। तो उस स्थिति में जो उस पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं, अटेंडेंट कौन हो सकता है? उसके पिता, माता, या बुजुर्ग है, कोई बड़ा है तो उसके अपने बेटे, बहू हैं, यही तो हो सकते हैं। तो उस समय ये होता है कि यार ये मेरे पिता हैं और जीवन भर बड़ा जो है सम्मान के साथ जिए हैं, अब इनका जो है अंत ना खराब करो। तो अंत ना खराब करने का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सरवाइव क्यों कर रहा है? ड्यू टू लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन है या कुछ इस तरह की मेडिसिन हैं कि अगर उनको एक भी बार ना दी जाए तो वो जो है क्या हो जाएंगे? एक्सपायर कर जाएंगे। तो उस समय हम क्या करते हैं कि उनको, डॉक्टर को ये कंसेंट दे देते हैं, अपनी मर्जी से कह देते हैं कि डॉक्टर साहब अब और ज़्यादा इनको टॉर्चर ना करो, अब एक काम करो, आप इनका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स रिमूव कर दो। तो जैसे ही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जिसके बल पर वो व्यक्ति जीवित है रिमूव करेंगे, 2-3-4 मिनट में उनका काम खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन पुट अप किया, क्या फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन कुछ गारंटीड है? तो नो सर, राइट टू एजुकेशन तो गारंटीड नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, बट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ये मेंशन है। और डिग्निटी की डेफिनीशन क्या है? एजुकेशन। इज दैट क्लियर? तो ये जो डुअल बेंच थी, डबल बेंच थी ये, तो इस डबल बेंच में जो जस्टिस थे, जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस आर.एम. शाह, ये दो जजेस की बेंच थी। इस बेंच ने ऑन वर्ड्स 30 जुलाई 1992 को ये डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? कि आप किसी भी नागरिक के विद इन इंडियन टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी के अंदर उसके जो है राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही स्टेट ऑफ कर्नाटका को डायरेक्शन दिया कि आप जो है विद इन इंडियन टेरिटरी इंडियन सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? मतलब आप तो इस तरीके से ये भी कह दोगे कि भाई कोई व्यक्ति दिल्ली से आया है और कर्नाटका आ गया और कर्नाटका में उसके साथ किसी भी तरह का कोई हादसा हो गया, किसी ने उसके पैसे छीन लिए, किसी ने उसको लूट लिया, किसी ने उसको पीट दिया, और वो कर्नाटका पुलिस स्टेशन में जाकर के कहे कि सर मेरे साथ ये हादसा हो गया है, और कर्नाटका की पुलिस ये कहे कि भाई आप तो दिल्ली से आए हो तो जाओ जाकर के दिल्ली में अपनी FIR लिखाओ जा करके। तो ऐसा संभव है क्या?
हैं, आप जिस स्टेट में जहाँ पर खड़े हैं वहाँ की पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। तो कर्नाटका स्टेट ऑफ कर्नाटका को ये डबल बेंच ने डायरेक्शन दिया कि आप विद इन इंडियन टेरिटरी जो भी है, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है, उस नागरिक की सिक्योरिटी करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके राइट प्रोटेक्ट करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राइट प्रोटेक्ट करना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो आपने किया है कि ये क्लॉज लगा करके, क्या क्लॉज लगा दिया कि आउट ऑफ कर्नाटका। आउट ऑफ कर्नाटका क्या मतलब? पाकिस्तान से थोड़ी आ गया है। जो स्टूडेंट है वो इसी इंडियन टेरिटरी का है। यूपी जो है कहाँ है? वो भी इंडिया में है? और मेरठ कहाँ है? वो यूपी में है। तो ये मेरठ से जो यूपी रेजिडेंट लड़की है मोहिनी जैन, इसका आप एडमिशन में जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशंस है, वो कैसे कर सकते हैं? स्टेट अपनी आर्बिट्रेरी थोड़ी कर सकती है, और स्टेट के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से बचाने के लिए बना है ना आर्टिकल 13। अभी हमने बताया आर्टिकल 13 क्लास 2, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। ये जो आर्टिकल्स हैं ये स्टेट के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से ही तो हमें बचाते हैं। जब कोई स्टेट मनमाना काम करने लगता है, मनमाना स्वरूप अख्तियार कर लेता है, मनमाने तरीके से अपना चलाने लगता है, तो वहाँ पर जो है ये हमारे हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये काम आते हैं। इज दैट क्लियर? तो मोहिनी जैन के केस में ये 30 जुलाई 1992 को डिसीजन मेकिंग ये किया गया, और डिसीजन में स्टेट को वार्न किया गया, और स्टेट को ये वार्न ये भी किया गया कि एज पर द आर्टिकल 13 क्लाज 2, आर्टिकल 13 क्लाज 2, नीदर एनी स्टेट नॉर एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, ऐसा कोई लॉ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरलैप करता हो और भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के क्या हो, अगेंस्ट हो, विरुद्ध हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मोहिनी जैन का केस क्या रहा। अब हुआ क्या, इसके बाद हमने कहा कि मोहिनी जैन का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तमाम लैंडमार्क केसेस में से एक केस था। क्लियर? अब ये कैसे ये राइट टू एजुकेशन जो है, इसी के बाद हमारा एक जो है क्या हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ। फिर अमेंडमेंट हुआ 2002 में, ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन को एक क्या माना जाए, फंडामेंटल राइट माना, कंसीडर किया जाए। 2009 में हमारा जो है ये राइट टू एजुकेशन को कह दिया गया, राइट टू एजुकेशन। इसके तहत 6 वर्ष से लेकर के 14 ईयर्स तक की बच्चे का एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट की होगी। किसकी? राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, क्योंकि इसमें फिर एक एक्ट ही बन गया, और ये क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये 2009 में इस एक एक्ट ही बना कि राइट टू एजुकेशन क्या होगा, 6 साल से लेकर के 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स की को फ्री एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इज दैट क्लियर? और उस समय ये किसी भी सिटीजन्स के साथ, किसी भी बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा कि भाई आप तो बिहार से आए हो, आप तो कानपुर के हो, आप जो है बंगाल से आए हो, इसलिए हम आपके बच्चे को जो है एजुकेट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये राइट टू एजुकेशन जो हमारा आया है, और किसके तहत आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और क्यों आया, ड्यू टू मोहिनी जैन केस। क्योंकि मोहिनी जैन का केस अगर ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नॉलेज में नहीं आता, राइट, तो फिर ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं ड्रॉप होता।
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा जो है मोहिनी जैन का केस 30 जुलाई 1992 को डिसीजन में आता है, जजमेंट आता है, और जजमेंट में जो है स्टेट को डायरेक्शन दिया जाता है कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हैं। बनते हैं, बहुत सारे स्टेट लॉ बनाता नहीं है भाई, लोकल लॉज अलग होते हैं। लोकल लॉज में क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ किसी राज्य में जो है लीगल है और किसी राज्य में इलीगल है। अब यूपी में अगर कोई शराब पिए तो लीगल है, बिहार में अगर कोई लेके भी चला जाए या पी के चला जाए तो वो क्या है, इलीगल है। तो वहाँ पर जो है वो स्टेट के अपने लॉज हैं, वो ऐसे लॉज बनाते हैं जिससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किसी के नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ ये मोहिनी जैन का केस यहाँ से फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें। थैंक यू।